सो हेलो एवरीबडी, पढ़ाई मैटर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो डिस्कशन होने वाली है थोड़ी सी मसालेदार होने वाली है। अब ये मसालेदार क्यों है? क्योंकि हम बात ही स्पाइसेस की करने वाले हैं जो कि फॉर सम बैड कारण न्यूज़ में थी। ओके, तो यहाँ पे एथिलीन ऑक्साइड और आप दूसरी साइड पे देख पा रहे हैं एवरेस्ट और एमडीएच के मसाले। जैसे कि आप जानते ही हो कि इंडिया जो है वो बहुत ही पुराने टाइम से बहुत फाइन क्वालिटी मसालों के लिए जाना जाता है, अभी भी जाना जाता है। बट द थिंग इज़ के जो मसाले मैन्युफैक्चर अब हो रहे हैं, और एवरेस्ट और एमडीएच जैसी जो बहुत ही हम बात कर सकते हैं कि एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ जो ऐसे मसाले मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे इशू पे आते हैं कि इशू यहाँ पे क्या है। सो द सेंटर फॉर फूड सेफ्टी जो कि वहाँ का फूड रेगुलेटर है, देखता है कि क्या चीज़ सेफ़ है और क्या नहीं है। हांगकांग में और ये इवन सिंगापुर में भी बात हुई है। तो यहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने एलिज किया है कि इंडियन स्पाइसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले कंट्रीज़ की बात करते हैं, हांगकांग एंड सिंगापुर, दोनों ने यहाँ पे बैन करने का काम किया है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि मालदीव्स ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है इंडियन स्पाइसेस और कुछ प्रोडक्ट्स को बैन करने का, कि वो यहाँ पे बिना इम्प्रूवमेंट के नहीं आ सकते जब जब तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिमूव नहीं की जाती हैं। तो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी हांगकांग ने यहाँ पे एलिज किया है कि एवरेस्ट का जो फ़िश करी मसाला है उसमें एक पेस्टिसाइड पाया गया है जिसको एथिलीन ऑक्साइड कहा गया है। और इसकी मात्रा इतनी है कि जो परमिशन उन्होंने दी है अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर रही है। इसका ये मतलब है कि ये काफ़ी ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकती है। और ये बहुत ही एक यू कैन से कि सीरियस बात है इंडिया के लिए, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाय द वे, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। तो ये तो हाल ही की न्यूज़ हो गई कि हांगकांग और सिंगापुर से इस तरीके के इल्ज़ाम आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ रुकती नहीं है। 2020 से लेकर 2024 जो कि अभी चल ही रहा है, इवन यूरोपियन कमीशन के भी जो फूड रेगुलेटर्स हैं, यहाँ की जो बॉडीज़ हैं, उन्होंने भी यहाँ पे चेक किया है कि इंडियन प्रोडक्ट्स में जिसमें मसाले आते हैं, नट्स, सीड्स आते हैं, कुछ ऑयल्स वगैरह आते हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं, और जिसमें मोर देन 500 आइटम्स जो उन्होंने चेक करी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो चेक करे, उसमें भी एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सालसा डिप्स होते हैं। तो ईयू से भी यही इल्ज़ाम आ रहा है, हांगकांग सिंगापुर साइड से भी यही इल्ज़ाम आ रहा है। तो इस इल्ज़ाम में कहीं ना कहीं दम तो है ही। हालांकि एमडीएच जो यहाँ पे कंपनी है, उन्होंने सिरे से इस इल्ज़ाम को खारिज किया है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा है और हमारे साथ कोई ऐसी रिपोर्ट साझी अभी तक नहीं की गई है। अब जो फूड रेगुलेटर इंडिया का है वो इसकी रिपोर्ट यहाँ पे देगा, लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो यहाँ पे कंटामिनेंट है, वो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो ईयू का स्टांस है एथिलीन ऑक्साइड पे, वो क्या है। अब यहाँ पे ईयू हम क्यों ले रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को हम क्यों ले रहे हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जो यूरोपियन यूनियन है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मामला हो, चाहे वो इवन अगर हम बात करते हैं फूड सेफ्टी, फूड रेगुलेशन का मामला हो, तो सबसे ऊपर है। सबसे ज़्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हुए हैं। तो उनके स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बहुत ही क्लियर हैं कि जो एथिलीन ऑक्साइड है, इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते फूड को इवन डिसइंफेक्ट करने के लिए। अभी इसके इथिलीन ऑक्साइड पे भी हम आने वाले हैं, लेकिन एथिलीन ऑक्साइड फूड को डिसइंफेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाएगा। एथिलीन ऑक्साइड कहीं भी अगर पाया गया किसी भी फूड प्रोडक्ट में, चाहे उसका कोई भी कंट्री ऑफ रीजन हो, कहीं से भी आ रहा हो, उसको ईयू में नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर हम ईयू के स्टांस की बात करें तो ईयू के लिए, दैट मीन्स यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, बहुत ही काबिल तारीफ़ जो काम है ये कर रहे हैं, बिकॉज बहुत अच्छे फूड स्टैंडर्ड्स वहाँ पे सेट किए जा रहे हैं। और ज़ीरो टॉलरेंस है इन टाइप की जो हम कंटामिनेशन देख रहे हैं। बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले बात की ही है कि पेस्टिसाइड जो कि एथिलीन ऑक्साइड है, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी वो टॉलरेट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इससे इंडियन एक्सपोर्ट्स तो हार्म होंगे ही होंगे, लेकिन ये बहुत सारे सवाल और खड़े कर देता है कि हमारे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं फूड सेफ्टी के, वो क्या एग्जिस्ट भी करते हैं, नहीं करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं आप एथिलीन ऑक्साइड है क्या, जिसको हांगकांग, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियन, कुछ कंट्रीज़ में अलाउड भी है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ का नाम मैंने लिया, यहाँ पे ये बैंड है।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि है क्या। तो एथिलीन ऑक्साइड एक फ्लेमेबल गैस है, मतलब कि ये आग पकड़ सकता है। फ्लेमेबल डैट मीन्स इट कैन कैच फायर, ठीक है। स्वीट इसकी ओडर है और ये पानी में घुल जाती है, ठीक है। कलरलेस गैस है यहाँ पे, और एक मैन मेड केमिकल है। तो बेसिकली बात की जाए तो लेबॉरेटरी में केमिकल बनाया जाता है तो वही चीज़ है, इट इज़ बेसिकली अ केमिकल ओनली। मैन मेड है, कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि नेचुरल है। अब इसका काम क्या है, किस चीज़ के काम आता है? ये एज अ पेस्टिसाइड काम आता है, इंसेक्टिसाइड काम आता है, और इवन स्टेरिलाइजेशन के काम आता है। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि खाने की चीज़ों में ये जो इसके ट्रेसेस हैं वो क्यों पाए जा रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि जब खाने की चीज़ों को स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उनको स्टेरिलाइज या डिसइंफेक्ट करने के लिए एथिलीन ऑक्साइड या फिर इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कभी कभी कर लिया जाता है। अब ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा कंज्यूम किया तो बहुत यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इन चीज़ों से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे सकता है। ओके, अब बात करते हैं एथिलीन ऑक्साइड के हेल्थ इम्पैक्ट क्या है। तो हेल्थ इम्पैक्ट में अगर बात करें तो जो माइल्डर हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हैं कि ये आपके नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं, आइस को इरिटेट करते हैं, और इवन लंग्स के लिए भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। सो ये नर्वस सिस्टम को हार्म करते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म करते हैं, और अगर इसका कंटिन्यूस एक्सपोजर रहता है तो ये कार्सिनोजेनिक साबित होते हैं। डैट मीन्स कैंसर कॉजिंग यहाँ पे साबित होते हैं। और जबकि एथिलीन ऑक्साइड का अगर हम लेबल की बात की जाए कि किस तरह का लेबल इसको दिया गया है, तो डैट इज़, जिसको हम बात करते हैं ग्रुप 1 कार्सिनोजन, ये होता है सबसे डेंजरस टाइप का कार्सिनोजन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कैंसर कॉजिंग जो चांसेस है ये क्रिएट कर सकता है, जिसको हम कहते हैं एथिलीन ऑक्साइड। सो टॉप क्वालिटी का ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है जो कि फूड प्रोडक्ट्स के आसपास भी एक्चुअली में नहीं दिखना चाहिए। अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप 1 बिल्कुल ऊपर होता है, जो कि सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं। इसके नीचे और भी ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ग्रुप 3। ये वो ग्रुप्स हैं, मतलब जैसे जैसे अपना जो गिनती बढ़ती जा रही है तो कैंसर कॉजिंग जो उसका इफेक्ट है वो कम होता जा रहा है। तो 1 मतलब सबसे ज़्यादा डेंजरस, कहीं ना कहीं वही हो जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात कर लें तो उसके भी चांसेस इंक्रीज़ करता है, और ये ब्लड कैंसर भी प्रमोट कर सकता है, जिसमें ल्यूकेमिया और लिम्फोसोमा जैसे बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां शामिल हैं। सो ये बात तो पक्की होगी, जो एथिलीन ऑक्साइड है काफ़ी डेंजरस चीज़ है। और आपने काफ़ी महीने पहले शायद एक खबर भी सुनी हो कि उज़्बेकिस्तान में इंडियन मैन्युफैक्चर जो कफ सिरप है उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स हुई, जो कि जिसने अगेन देश का जो नाम है वो डुबाने का ही काम किया है। सो उसमें भी एथिलीन ऑक्साइड का ही एक टाइप था, एथिलीन का ही एक टाइप था जिसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। तो उससे भी अंदाज़ा लग सकता है कि ये सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पाया गया और क्या नहीं पाया गया, लेकिन जो स्पाइसेस हैं जिसके लिए इंडिया इतना फेमस है, जिसके लिए इवन फॉरेनर्स भी इंडिया में आए, जिसके लिए हम उनके राज के अधीन भी हो गए थे, लेकिन जो स्पाइसेस को मैनेज करता है वो कौन सी बॉडी है? सो इट इज़ द स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो कोची में है। तो ये वो बोर्ड है, ये जो बॉडी है, ये स्पाइसेस के रिगार्डिंग जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको रेगुलेट करने का काम करती है, रूल्स फॉर्म करती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम करती है, और ये सारी जो एक्टिविटी स्पाइसेस से रिलेटेड हैं वो इन्हीं के अंडर कहीं ना कहीं आती हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या स्पाइस बोर्ड अपना काम अच्छे से कर रहा है? जिस तरीके से इल्ज़ाम लग रहे हैं ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। सो स्पाइस बोर्ड की अगर बात करें तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था, स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986, जिसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और स्पाइसेस की सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इनकी है, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो, चाहे उनको रेगुलेट करने की बात हो, या इवन इसमें स्पाइसेस सेक्टर को डेवलप वगैरह करने की भी बात हो, फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात हो, तो वो सारे काम इनके अंडर आते हैं। और एक बड़ी अगर विचित्र बात अगर स्पाइस बोर्ड की करें तो 2023 में स्पाइस बोर्ड ने एक कॉन्क्लेव किया था, जिसमें उन्होंने क्लीन स्पाइसेस और
हेल्दी स्पाइसेस का के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, सो दैट जो ह्यूमन हेल्थ है वो अच्छी हो सके। लेकिन ऐसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो स्पाइस बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन, इनकी फंक्शनिंग की बात करें तो उस पर काफ़ी सवाल या निशान यहाँ पे खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो स्पाइस बोर्ड की अगर बात करें तो बहुत बेसिक सवाल जो होते हैं हमारे कम्पेटिव एग्ज़ाम में कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं और इनकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, बेसिक फंक्शंस क्या हैं। तो इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, अब उसके बाद जो मेन यहाँ पे बॉडी आती है जो कि घेरे में आ रखी है आजकल, डैट इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड सेफ्टी रेगुलेटर है इंडिया का, जो कि एक एक्ट के तहत यहाँ पे आया था, डैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। FSS एक्ट भी इसको कहीं ना कहीं हम कह देते हैं। ऑटोनमस बॉडी है ये, और इसका काम है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है इंडिया में। और अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये आता है। हेड क्वार्टर्स इसके दिल्ली में है। अब जैसे कि आपने शायद एक और बॉडी का नाम सुना हो, डैट इज़ FDA, डैट इज़ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA। तो ये जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये काफ़ी एक्टिव रहता है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के मामले में, और कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी बताता रहता है कि इस चीज़ में ये ज़्यादा है, इस चीज़ में ये कम है। लेकिन जब इंडिया के हम FSSAI की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी एक्टिविटीज़ को करता हुआ नहीं दिख रहा है। एडल्ट्रेशन के जो मामले हैं इंडिया में, चाहे वो दिवाली पे हो, चाहे वो किसी और चीज़ में हो, रेलवे के खाने में कभी कॉकरोच आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो ये चीज़ें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं। और जो फूड हमारा रेगुलेटर है वो कहीं ना कहीं इसको सही नहीं कर पाया है। न यू कैन से कि बहुत पॉपुलेशन होने की वजह से टास्क बहुत बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इस बॉडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे वो दूर नहीं भाग सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेस होता है कि जो ये बॉडी है, रेगुलेटर है, वो बार बार क्यों फेल हो रहा है इन चीज़ों में, क्यों वो स्टैंडर्ड एक अच्छा सेट नहीं कर पा रहा है, क्यों लोगों का जो भरोसा है प्रोडक्ट से धीरे धीरे उठता जा रहा है। पीछे सेरेलैक जो कि एक बेबी प्रोडक्ट है, उसमें भी एक न्यूज़ आई थी कि इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेरेलैक है उसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा पाई गई है, जबकि सेरेलैक जो फ़ॉरेन में जो वहाँ पे बिकता है वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो डबल स्टैंडर्ड भी कंपनीज़ के देखने को मिल रहे हैं, और पुअर स्टैंडर्ड इंडियन एजेंसीज़ के भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो FSSAI की अगर बात करें तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है, न्यूज़ में आ जाती है ये। और चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाती है। तो सारा इनका जो काम है वो क्या है, स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को सेट करना, लाइसेंस सर्टिफिकेशन देना बिजनेसेस को, और इवन लैब्स को भी गाइडलाइंस देना कि भाई किस तरीके से आपको फूड बिजनेस में चीज़ों को टेस्ट करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। रेड मारना जहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं बन रही हैं, और डेटा भी कलेक्ट करना और स्टडीज़ को भी पब्लिश करना, इसका कहीं ना कहीं काम है। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि कहीं ना कहीं इनके काम में प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस की बात अगर हम करें तो FSSAI इज़ कहीं ना कहीं इट इज़ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स ड्यूटीज़। ओके, तो ये भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग कि स्टैंडर्ड सेट करता है, इसके काफ़ी लेवल्स हैं, काफ़ी बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं एवरीथिंग। ओके, अब हम यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं। हमने आज एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया कि इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन हो, कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज़ में कोई उल्टी सीधी चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बैंड है लेकिन फिर भी फूड आइटम्स में आ जाती है। तो ये जो फूड का जो स्टैंडर्ड है वो एक बराबर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों फॉरेन कंट्रीज़ में एजेंसीज़ बहुत अच्छा इंश्योर कर पा रही हैं, इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब हम मेंस को अगर हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इस तरीके के सवाल हमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे वे आउट या फिर सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगेन इसका कोई वन टाइम सोल्यूशन नहीं है। किसी एक सरकार को भी इसके लिए ब्लेम करना गलत होगा, क्योंकि ये पहले से ही चीज़ें चलती आ रही हैं। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी सबकी है। नाउ द थिंग इज़ कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो उसमें अगर हम देखें, सबसे पहली बात तो क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि तब रिएक्ट नहीं करना जब कोई आपकी चीज़ पकड़ी गई, जब कोई फ़ॉरेन की एजेंसी बता रही है कि आपके प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है। हमें पहले से ही एक्टिव रहना चाहिए और अपनी जो चेकिंग है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मेंटेन रखना चाहिए।
रेगुलर रेड्स पड़नी चाहिए और रेगुलर जो चेकिंग है, टेस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। हमारी जो रिएक्शनरी अप्रोच है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वी आर बीइंग लेट डाउन इन दिस फील्ड। तो हमारा प्रोएक्टिव जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी अच्छी गवर्नेंस दे सकता है, ना ही सिर्फ फूड सेफ्टी की बात में, और भी कई चीज़ों में। सिटीज़न एंड सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन, जो इंडियन सिटीजन्स का एक हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक ओपिनियन है, हमारा जो एक हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड है, वो बड़ा ही सुस्तों वाला है। एट टाइम्स वी जस्ट फील कि कोई बात नहीं, कोई चीज़ ख़राब है तो हम वहाँ से नहीं खरीदेंगे, कहीं और से ख़रीद लेंगे। तो हमारा अवेयरनेस होने के बावजूद भी हम आंख मूंद लेते हैं, और ये जो एटीट्यूड है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब तक सिटीजन्स गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनकी आंखें नहीं बनेंगे। आंखें बनने का मतलब कि उनको खुद नहीं हम बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, खुद हम इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ेंगे पैक के पीछे, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं बाद में भी रिपीट होने के चांसेस उसके काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिटीजन्स को भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग्स द वेरियस ऑर्गन्स, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि सिमिलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनके आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। ये आपस में ब्लेम गेम में फंस जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है और जो ओवरऑल देश है वो कहीं ना कहीं सफ़र यहाँ पे करता है। तो ये चीज़ भी कम होनी चाहिए। आखिरी पॉइंट यहाँ पे है बेटरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम्स को और टफ कर दो, इट जस्ट मीन्स कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं या फिर जो भी इस फील्ड में हैं, वो कम से कम इतने यू कैन से एम्पैथेटिक हैं कॉज के लिए, दे आर सो मोटिवेटेड कि वो इस फील्ड के लिए काम करने, जो वो काम करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहें। ऐसा ना हो कि वो अपने ऑफिस में बैठे हैं एंड दे आर नॉट मोटिवेटेड टू वर्क फॉर द पीपल। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल्स, कहीं ना कहीं जो मैन पावर है, उनका जो ट्रेनिंग, ये जो मॉड्यूल, इस तरह के जो मॉड्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगर मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूं तो एक यहाँ पे नोबल लॉरिएट है जिनका नाम है गुनार मिर्डल। प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग थोड़े यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकते हैं। GUNNARMYRDAL। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट, कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कानून तो सारे बना लेता है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाता है। हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं कमज़ोर हैं, गवर्नेंस हैं वो कोई ख़ास नहीं है। और जब हम इस तरह के इंस्टेंसेस कहीं ना कहीं देखते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत भी हमें होती हुई नहीं लगती हैं। ओके, सो आई होप आपने आज के इस टॉपिक से काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी एनालिसिस के लिए भी मटेरियल आपको मिला होगा। अगले वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।